हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का लेसन नंबर जो 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो आपको कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन की फॉर्म में। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें अगर कोई एक वर्ड दिया है तो वो सारे के सारे जो वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्वेश्चन की फॉर्म में क्या है हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक में आप पेज फर्स्ट निकालते हो अपने चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे और उन एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस टाइप का चेंज अकर हो रहा है। हमें ये पता है कि हाँ, 2 टाइप के चेंज होते हैं। फर्स्ट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज़ अ केमिकल चेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही बन रहा है, राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले फिजिकल चेंज देखो। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की चेंज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती। डैट मीन इसका क्या मतलब हो गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आएगा, बट उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। केमिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट क्या है? केमिकल चेंज आर दो चेंज इन विच ओनली केमिकल प्रॉपर्टी जो हो रही है सब्सटेंस की चेंज हो रही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी उसकी चेंज नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट देखो फिजिकल चेंज का, कि भाई जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसका जो नेचर है और जो उसकी आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होगी। और केमिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जिसके अंदर केमिकल चेंज होगा तो वो अपना नेचर और आइडेंटिटी दोनों को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और एक न्यू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आपकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। नाउ सेकंड देखो, आपका जो थर्ड पॉइंट आता है फिजिकल चेंज में, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में आपका हमेशा कोई ना कोई न्यू सब्सटेंसेस क्या होगा? फॉर्म जो है वो होगा। फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज आपका परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होता है। Very little or no energy in the form of heat, light or sound usually absorb or given out in the physical change. फिजिकल चेंज में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हो भी नहीं सकती। दोनों ही सिचुएशन, अगर वो एब्जॉर्ब या रिलीज करे तो बहुत ही कम अमाउंट में करेगा, अदरवाइज एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा क्या होता है? हीट जो होती है या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल फॉर्म होती है सब्सटेंस की वो रीगेन कर लेता है फिजिकल मेथड लगा के, लेकिन ओरिजिनल जो आपका केमिकल चेंज होता है उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस कभी भी वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड। उसमें आपको केमिकल मेथड क्या है? यूज करने पड़ सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर मैं केमिकल की बात करती हूँ तो कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कुकिंग ऑफ फूड, हम जब खाना बनाते हैं, या डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जो कैंडल वैक्स है वो आपकी बर्न होती है, तो वो आपका एक केमिकल चेंज के अंदर ही एग्जाम्पल आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल बेटा एक आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि कैंडल क्या होगी? कैंडल की बिकॉज जो वैक्स होगी कैंडल की वो सिर्फ मेल्ट होगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और आफ्टर सम टाइम वो सॉलिड में अगेन चेंज हो जाएगी, लेकिन केमिकली कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जब वैक्स बर्न होगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या होंगे? वहां से रिलीज होंगे। इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स आपका केमिकल चेंज है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस आपस में रिएक्ट करके नया सबस्टांस बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। या केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द सबस्टांस अंडरगो इनटू द केमिकल चेंज। जहां पर भी केमिकल चेंज हुआ वहीं पर क्या कहलाएगा कि आपका यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। उसमें आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट 1.1 आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको बर्न करते हैं। तो आपका उस एक्टिविटी से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बन रहा है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द सैंड रब विद द सैंड पेपर बिफोर द बर्निंग। बर्निंग से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर? क्योंकि बेटा मैग्नीशियम हमारा रिएक्टिव मेटल है। जब हम उसको एयर में रखते हैं तो वो जो एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्ट एयर है, उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। लेकिन हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम जब हम कोई भी एक्टिविटी करें हमें सिर्फ मैग्नीशियम को बर्न करना है, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी चढ़ी हुई है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी एक्टिविटी से बन रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन दैट अकर इन एक्टिविटी नंबर 1.1। देखो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया, आपको पता सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन होती है, तो मैग्नीशियम को बर्न कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगी। तो वो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट निकल के आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 टू गिव 2 MgO आपका यहाँ से आएगा। MgO आपका प्रोडक्ट है, व्हाइट पाउडर होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, प्रोडक्ट आपका MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो होता है डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो बर्न करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो व्हाइट पाउडर जो है वो आपका निकलेगा। ये क्वेश्चन आपके इस एक्टिविटी से बनते हैं। और यहाँ पर कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आपके दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपकी जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका एक्टिविटी नंबर 1.2 डिस्क्राइब है, आपकी बुक में भी दी हुई है। उसमें आपने हमने क्या लेना है? लेड नाइट्रेट और आपका पोटाशियम आयोडाइड लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस एंड पोटाशियम आयोडाइड होता है Ki। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास लेड आयोडाइड आएगा PbI2 प्लस में पोटाशियम नाइट्रेट आएगा KNO3। क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट द इक्वेशन एंड बैलेंस द इक्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो Pb और K आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। PbNO3 का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन वहां पर आपके येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे PbI2 के। तो कलर क्या मिलेगा कि भाई कलरलेस से आपको येलो प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म्ड हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये शो किया गया है कि आपको जिंक के क्या लेने हैं। आपको जिंक के ग्रैनुल्स छोटे छोटे पीसेस लेने हैं और उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स करनी है। तो हमारे पास जो आएगा निकल के वो आएगा जिंक सल्फेट आएगा ZnSO4 एंड प्लस में एक हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। उसमें आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना, ऊपर कॉर्क लगानी है, कॉर्क में एक पाइप लगा देनी है। कॉर्क हमने इसलिए लगाई है ताकि जो गैस वहां से बबल की फॉर्म में जो रिलीज हो रही है वो जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके माउथ पर क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए और हम उसकी प्रेजेंस का पता लगा सके बाय यूजिंग द बर्निंग कैंडल का कि भाई आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है।
ऑब्जर्वेशन क्या, जिंक जो है हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा यहाँ से आपका। एक्सोथर्मिक, थोड़ी सी हीट रिलीज होगी। नेम द गैसेस, जो यहाँ उस गैस का नाम बताओ जो यहाँ से रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। आप इसका पता कैसे लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है, क्योंकि बेटा हम इसका जो टेस्ट है वो बर्निंग कैंडल का यूज करके करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क के माउथ के पास हम क्या लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, और बर्निंग कैंडल जैसे आप लेगा आपको पॉप पॉप अप पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देगी। और हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसी गैस है जो पॉपअप की, दैट मीन पॉपिंग साउंड से क्या होती है, आपकी बर्न होती है। और कॉनिकल फ्लास्क को जब आप टच करोगे तो आपको थोड़ा सा गर्म भी लगेगा, तो दैट मीन वहां से एनर्जी क्या है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। और हीट जब रिलीज होती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपका कौन सी रिएक्शन होती है, वहां पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन आकर हो रही है। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपका क्या है क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है केमिकल रिएक्शन की। ईजली जो जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चेंज अकर होते हैं जो अपनी आंखों से आप देख सकते हो, नेक्ड आई से आप देख सकते हो कि भाई कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, टच करके पता कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। तो बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की जो ईजिली क्या हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन अकर होती है तो कुछ चेंज होते हैं और वो चेंज हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, इजिली हम देख सकते हैं, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस कि भाई गैस का रिलीज होना, चेंज इन कलर, जैसे कि आपकी आयरन का आर्टिकल है कोई भी, उसको हम बाहर रख देते हैं तो ग्रे ब्लैक कलर का होता है आयरन, लेकिन जब वो रस्टिंग की एक लेयर, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है तो चेंज इन कलर हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे आपके पास सॉलिड वैक्स है, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो तो वो लिक्विड में भी चेंज हो जाती है, या आप जब बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स करते हो तो वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है, जैसे जो हमने अभी लास्ट एक्टिविटी की थी जिंक और H2SO4 की, जिसमें हमने कॉनिकल फ्लास्क को जब टच करके देखा था तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या मिला था, इंक्रीज मिला था, गर्म मिला था। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ, हाँ जी यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, डेट मीन केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज होना, एग्जिट होना। एंडो का मतलब है एब्जॉर्ब करना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हीट जो है आपकी इवोल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है। जैसे हमने जिंक और H2SO4 की हमने रिएक्शन की थी तो ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट वहां से रिलीज हुई थी। तो जब हीट रिलीज होती है, एग्जिट होती है, इवॉल्व होती है, तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, डेट मीन टेम्परेचर कम हो जाता है किसी भी रिएक्शन के टाइम, जो भी हम रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का, और हीट वहां पर एब्जॉर्ब हुई है। उस रिएक्शन को करने के लिए अगर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और नया सब्सटेंस बनना है तो उनको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब वहां हीट को एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन हो रही है वहां पर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि BaOH ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को जब आप मिक्स करते हैं तो बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका मिलेगा। इसमें आपकी हीट क्या होती है, आपकी एब्जॉर्ब होती है यहाँ पर इस केसेस में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये एक मेथड होता है रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ द सिंबल एंड फॉर्मूले का यूज करके, डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यूज करके हम जब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला, उस टाइप की रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहना स्टार्ट करते हैं।
फिर आपका क्वेश्चन आता है 2 वे बताओ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। तो देयर आर द 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आपका आता है वर्ड की फॉर्म में आप अपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सेकंड आपका आता है सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे वर्ड की फॉर्म में लिखा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आपका जो लिखने का तरीका है ये हमारा क्या है, वर्ड का लिखने, डैट मीन वर्ड में इक्वेशन लिखने का तरीका है। सिंबल और फॉर्मूला, डैट मीन हम जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है। तो हम सिंबल्स, डैट मीन ये प्लस साइन रिएक्टेंट को आपस में सेपरेट कर रहा है, प्रोडक्ट को भी सेपरेट कर रहा है, बीच में एक एरो है जिसको 2 फॉर्म 2 यील्ड के नाम से हम पढ़ते हैं। तो ये हमेशा आपका रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट की तरफ आपका क्या होता है, आपका शो करता है एक एरो। तो ये आपके 2 मेथड है, वर्ड की फॉर्म में या फिर सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपके वो सबस्टेंस है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, या जो सबस्टेंस आपके केमिकल चेंज में जाएंगे वो आपके रिएक्टेंट जो हैं वो आपके कहलाएंगे। रिएक्टेंट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और रिएक्टेंट को हमेशा प्लस साइन से सेपरेट किया जाता है। प्रोडक्ट जो न्यू सबस्टेंस बनेगा रिएक्शन के टाइम, जो नया सबस्टेंस बन के आएगा उस सबस्टेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड होता है और हमेशा जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उनके बीच में प्लस साइन क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन करो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो एटम्स यूज हुए हैं उनके इक्वल नंबर होने चाहिए। जो जो एलिमेंट आपके यूज हुए हैं उन एलिमेंट का इक्वल नंबर होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है Zn प्लस H2SO4 टू गेट ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक एटम रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है। सल्फर आपका रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है। ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट की तरफ 4 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 4 है। तो डेट मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके एलिमेंट के जो एटम है वो आपके सेम है। तो अगर सेम है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर सेम नहीं है तो आपकी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। जैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द अनइक्वल नंबर ऑफ द एटम ऑफ 1 और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं उनके एटम इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल है H2 प्लस O2 टू गिव H2O। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो दैट मीन डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन जो मैंने नोट की फॉर्म में लिखा है कि भाई ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये हमें करनी क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग द इक्वेशन बैलेंस्ड, कि मतलब क्यों है। देखो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कि भाई जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मैटर कभी भी ना तो ब्रेक होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, ना बनता है। लेकिन नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम जो होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके नंबर होते हैं ना एटम के, वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो हमें उसको इक्वल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।